ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बार रिवाइज कर देते हैं, इतने स्टूडेंट्स इकट्ठा हों, कि हम क्या पढ़ रहे थे और हम आपको क्या पढ़ा रहे थे। ठीक है, सो सुनिएगा। हम थे अपने लेक्चर नंबर 7 पर। आप अच्छे से जानते हैं यूजीसी नेट का फ्री बैच यूनिट 1 कंप्लीट कराई जा चुकी है आपको, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था ड्रामा। यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पोइट्री। बहुत जल्दी यूनिट 3 शुरू होने वाली है आपकी, और जैसे ही यूनिट 3 शुरू होगी आपका यूनिट 2 यानी कि पोइट्री का टेस्ट होगा। पोइट्री सेक्शन को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 8 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला लेक्चर शुरू किया था प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री से, और पढ़ते 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 हमने द रोमांटिक एज पोइट्री तक फिनिश कर लिया था। हमने लेक्चर नंबर 7 शुरू करा था डे 25 पर द विक्टोरियन पोइट्री। अभी विक्टोरियन पोइट्री ही चल रहा है। उसके बाद यूनिट 2 में हमारा लास्ट लेक्चर चलेगा द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी अमेरिकन पोइट्री, जिसके नोट्स हमने कल बना लिए हैं। ठीक है, अब हमने विक्टोरियन पोइट्री में क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो विक्टोरियन एज का हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, छोटा सा एक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर होने वाली बातें हुई थी सोसाइटी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास स्ट्रक्चर, मोरालिटी एंड वैल्यूज़, एजुकेशन एंड रिफॉर्म। पॉलिटिक्स की बात हुई थी कि मोनार्की किस तरह से बिहेव कर रही है वहाँ पर, कॉलोनियल एक्सपेंशन की बात हुई, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात हुई, और कुछ मूवमेंट्स की बात हुई जिसमें वुमेन्स राइट्स, सोशल एंड लेबर मूवमेंट शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा हमारी इसमें बात हुई थी कि स्लेवरी किस तरह से ख़त्म की गई, रिलीजियस मूवमेंट्स की बात हुई कुछ। ये तो हमने सोसाइटी की बात की थी। फिर हमने विक्टोरियन एज पोइट्री पढ़ना शुरू किया था, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था हमने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज पोइट्री के की कैरेक्टरिस्टिक्स में मोरल सोशल कंसर्न्स शामिल थे। इंटरेस्ट था कवियों का विक्टोरियन पीरियड के नेचर और पास्ट में। उनकी कुछ रिलीजियस डाउट एंड फेथ थे बिकॉज ऑफ डार्विन्स थ्योरी एंड ऑल। एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स और ड्रामेटिक मोनोलॉग का जिक्र किया गया था। की पोएट्स एंड उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पढ़ा, मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रिस्टीन रोजेटी, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। फिर उसके बाद हमने कॉन्क्लूजन पढ़ा था। इन सब को पढ़ने के बाद हमने ये कहा था कि अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे राइटर्स को, और हमने डिटेल में राइटर्स जब पढ़ना शुरू किया तो हमने एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज, और आज के इस लेक्चर को शुरू करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग से। अभी हमें रॉबर्ट ब्राउनिंग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, सुनिएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 से 1889 वॉज अ सिग्निफिकेंट इंग्लिश पोएट। एक सिग्निफिकेंट इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे। रिनाउंड फॉर हिज मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जाने जाते हैं कि इनको मास्टरी हासिल थी ड्रामेटिक मोनोलॉग पर। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन्होंने लिखे हैं। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्होंने लिखे हैं। हिज वर्क वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द विक्टोरियन एरा। इनकी रचनाएं विक्टोरियन एरा में बहुत इन्फ्लुएंशियल थी एंड हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। और इनकी रचनाओं का एक ना खत्म होने वाला प्रभाव है इंग्लिश लिटरेचर पर। ही हैज़ एन ओवरव्यू ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क। अब इनकी रचनाओं और इनके जीवन पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके अर्ली लाइफ की। पैदा हुए ये 7 मई 1812 कैम्बरवेल नाम की एक जगह पर, लंदन इंग्लैंड में। एजुकेशन की अगर बात करें तो ब्राउनिंग वॉज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड। ब्राउनिंग सेल्फ एजुकेटेड थे लार्जली। ठीक है, तो गुड इवनिंग DK साहित्य अकेडमी, गुड इवनिंग मुस्कान, वालेकुम अस्सलाम माय ब्यूटीफुल एडिट्स। आई डोंट नो योर नेम, यू टोल्ड मी, आई थिंक मंतशा। ठीक है, सो सेल्फ एजुकेटेड थे, होते हैं भाई लोग सेल्फ एजुकेटेड जो खुद से पढ़ते हैं। विद अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन लिटरेचर, इनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था साहित्य में, म्यूज़िक में और कलाओं में।
ही ब्रीफली अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, थोड़े समय के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन नाम की यूनिवर्सिटी में, बट लेफ्ट टू परस्यू हिज लिटरेरी करियर, लेकिन यूनिवर्सिटी छोड़ दी अपने साहित्यिक करियर को परस्यू करने के लिए। करियर की अगर बात करें तो पहली रचनाओं की अगर बात करें तो ब्राउनिंग्स फर्स्ट पब्लिश वर्क वॉज पॉलिन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पहली रचना थी उसका नाम था पॉलिन, ठीक है, और पूरा टाइटल है पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन 1833, विच डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन। इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली, ठीक है, पिट गई थी ये। हाउएवर हिज पोयम, लेकिन इनकी कुछ कविताएं थी, जैसे एक थी पैरासिलस 1835 में, ठीक है, पैरासिलस आई थिंक इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, और मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एंड प्ले स्टैफोर्ड, इनका एक प्ले था स्टैफोर्ड, ये हमारा पढ़ा हुआ है 1837, बिगिन टू एस्टैब्लिश हिज रेपुटेशन। इस पोयम ने और इस प्ले ने इनकी रेपुटेशन को बहुत एस्टैब्लिश कर दिया था। ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, शाइस्ता, यस, रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने ही ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, खास तौर से माई लास्ट टचेस जो इनकी पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ब्राउनिंग जो है वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस है, वेयर द स्पीकर रिवील्स देयर कैरेक्टर थ्रू देयर स्पीच, जहाँ पर स्पीकर अपने कैरेक्टर को उसकी स्पीच से प्रदर्शित करता है। माई लास्ट डचेस 1842 की इनकी पोयम, इसके अलावा पोरफायराज लवर 1842 की इनकी पोयम आर सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस मोनोलॉग्स। ये दोनों इनकी फेमस मोनोलॉग्स में से एक है, सबसे फेमस मोनोलॉग्स में से एक है, ठीक है। माई लास्ट डचेस में ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने वो तो पढ़ी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा द रिंग एंड द बुक, ये भी किताब है, पब्लिश्ड बिटवीन 1868 से 1869 के बीच में ही पब्लिश हुई। दिस इज़ कंसिडर्ड ब्राउनिंग्स मैग्नम ओपस, इसे रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ठीक है, मैग्नम ओपस माना जाता है, यानी कि सबसे बेहतरीन रचना, इनका मास्टरपीस। इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोयम, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रोमन मर्डर। इसमें कहानी एक रोमन कत्ल की, ठीक है, मर्डर ट्रायल की, एक्चुअली उसके मुकदमे की कहानी है, फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग नज़रियों से। शोकेसिंग हिज स्किल इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये दिखाता है कि कितना स्किलफुली ये आदमी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिख सकता है, और साइकोलॉजिकल इंसाइट इसके अंदर है। लेटर वर्क्स की अगर बात करें, ब्राउनिंग कंटिन्यू टू राइट थ्रू आउट हिज लाइफ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पूरी जिंदगी लिखा है, प्रोड्यूसिंग वर्क सच एज ड्रामाटिस्ट पर्सोना, इन्होंने ड्रामाटिस्ट पर्सोनाई करके एक रचना लिखी 1864 में, और एसोलैंडो लिखी इन्होंने 1889 में, ठीक है। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, शादी 1846 में ब्राउनिंग मैरिड फेलो पोएट, ब्राउनिंग ने एक फेलो पोएट से शादी करी जिनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, क्योंकि जो इस एरा के और भी दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे आ ही जाएंगे, हम पढ़ा ही देंगे आपको। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को हम डिटेल में यहीं पढ़ लेंगे पोइट्री में, क्योंकि इनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज ना करने वाली शख्सियत है, ठीक है। तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे आज, इनकी बीवी को। 1846 ब्राउनिंग ने शादी करी अपनी फेलो पोएट एलिजाबेथ बैरेट से, एंड द कपल मूव टू इटली, और ये कपल इटली चला गया, वेयर दे लिव्ड अंटिल हर डेथ, ये वहाँ रहे इटली जब तक कि एलिजाबेथ की डेथ नहीं हो गई 1861 में। द रिलेशनशिप वॉज फेमसली लविंग, इनकी रिलेशनशिप, इनका जो रिश्ता था वो बहुत ही लविंग था, बहुत ही सपोर्टिव था, एंड ब्राउनिंग वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हर डेथ, और ब्राउनिंग को बहुत ज़्यादा असर हुआ था अपनी बीवी की मौत का, ठीक है। गुड इवनिंग रोली। लेटर ईयर्स की बात करें, आफ्टर एलिजाबेथ डेथ, एलिजाबेथ की मौत के बाद ब्राउनिंग रिटर्न टू इंग्लैंड, ब्राउनिंग इंग्लैंड वापस लौटे, continued to write and publish, लिखते रहे, पब्लिश करते रहे। He became highly regarded during his later years. बाद के अंतिम 10-15 सालों में अपने जीवन के बहुत इज्जत मिली इन्हें, मतलब बहुत ही ज़्यादा इज्जत। Enjoying both critical and popular success, क्रिटिकली सक्सेस भी थे, लोग जो क्रिटिक्स थे वो बहुत प्रेस करते थे, और पॉपुलर सक्सेस भी इनको मिली। लेगेसी की बात करें, इन्फ्लुएंस इनका, ब्राउनिंग्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन साइकी
ब्राउनिंग अपनी कविताओं में इंसानी मनोदशा को एक्सप्लोर करते थे। हिज यूज़ ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिस तरह से वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल करते थे, इन्फ्लुएंस मैनी लेटर पोएट्स। इन दोनों चीज़ों ने इनके आने वाले कवियों को बहुत इन्फ्लुएंस किया, जिसमें टी.एस. एलियट और एज़रा पाउंड भी शामिल हैं। ऑनर्स की अगर बात करें, ब्राउनिंग वॉज ऑफर्ड सेवरल ऑनर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। कई सम्मान दिए गए, ठीक है, जीते जी इनको, जिनमें शामिल हैं पोएट लॉरिएट की पोजीशन भी, विच डिक्लाइन, जिसको इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था कि मुझे नहीं बनना। ही वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर, इन्हें पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया वेस्टमिंस्टर एबी में, जो कि टेस्टामेंट है इनके सिग्निफिकेंस का इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि पोएट्स कॉर्नर में उसी को दफनाया जाता था, उसी कवि को जो वर्दी होता था, है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वर्क रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचना हमेशा से कॉर्नर स्टोन रही है विक्टोरियन पोइट्री का, सेलिब्रेटेड फॉर इट्स डेप्थ। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविताओं को पढ़ा जाता है उनकी गहराई, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, और जिस तरह से वो इनोवेटिव लिखा करते थे फॉर्म्स में और टेक्निक्स में, उसके लिए। ये इनका असल फ़ोटो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। बहुत बड़े कवि विक्टोरियन एरा के, बहुत बड़े। चलिए नेक्स्ट कवि पढ़ते हैं विक्टोरियन एरा का, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ, और अपने आप में एक बहुत बढ़िया पोइटस। सुनते हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग 1806-1861 वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। ये सबसे प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में से एक थी विक्टोरियन एरा के। नोन फॉर हर लिरिकल पोइट्री, ये अपनी लिरिकल पोइट्री के लिए जानी जाती थी, गीत लिखती थी, अपनी सोनेट्स के लिए जानी जाती थी, और सोशल कमेंट्री के लिए जानी जाती थी। हर वर्क ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, इनकी रचनाओं में प्रायः आपको लव, फेथ, सोशल जस्टिस जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी। Here's a detailed look at her life and achievements. अभी एक डिटेल्ड लुक देखते हैं इनके जीवन पर और इनके अचीवमेंट्स पर। सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ की बात करेंगे। पैदा हुई थी ये 6 मार्च 1806 को डरहम नाम की जगह इंग्लैंड में। एजुकेशन की बात करें तो बैरेट वॉज हाईली एजुकेटेड, बहुत हाईली एजुकेटेड थी फॉर अ वुमेन ऑफ हर टाइम। अगर उस ज़माने की दूसरी महिलाओं से तुलना करें तो हाईली एजुकेटेड महिला थी। स्टडिंग क्लासिकल लिटरेचर, इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, फिलॉसफी पढ़ी थी, और सेवरल लैंग्वेजेस जानती थी। शी बिगेन राइटिंग पोइट्री एट अ यंग एज, काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने पोइट्री पढ़ना शुरू कर दिया था। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि ईश्वर कुछ देता है तो कुछ लेता है ना, एक बैलेंस बनाता है ऊपर वाला। तो एलिजाबेथ सफर्ड फ्रॉम क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़। एलिजाबेथ को कई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ थे विच लेड टू हर बीइंग ट्रीटेड एज एन इनवैलिड फॉर मच ऑफ हर अर्ली लाइफ। बहुत शुरुआती जीवन में ही ये एक इनवैलिड हो गई थी, यानी इन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था, फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं रही थी, ठीक है, और आत्मनिर्भर नहीं रही थी, ठीक। लिटरेरी करियर की बात करते हैं इनके। फर्स्ट पब्लिकेशंस की अगर बात करें तो इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन था वो था एन एसे ऑन माइंड एंड अदर पोएम्स। ये पूरी किताब का नाम है, ठीक है। इसमें कुछ पोएम्स हैं और कुछ ऐसे हैं। वॉज पब्लिश इन 1826 या 1826 में पब्लिश हुई थी किताब। डिस्पाइट हर इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद शी कॉन्टिन्यू टू राइट प्रोलिफिकली, ये बहुत निपुणता के साथ लिखती रहीं। ब्रेक थ्रू वर्क की बात करते हैं जिसने पहचान दिलाई एलिजाबेथ को कि ओके नाउ शी इज द पोएटेस, ठीक है। द सैराफिम एंड अदर पोएम्स 1838 में ये इनकी किताब थी, संकलन था। मार्क्ड हर फर्स्ट सिग्निफिकेंट सक्सेस, इनकी पहली सिग्निफिकेंट सफलता थी। द वॉल्यूम शोकेस्ड हर टैलेंट फॉर कंबाइनिंग क्लासिकल फॉर्म्स, ये वॉल्यूम शोकेस करता है कि इनके अंदर टैलेंट था कि वो क्लासिकल फॉर्म्स को और कंटेम्प्रेरी थीम्स को एक साथ मिलाकर कविताएं लिख सकती थी। मेजर वर्क्स की बात करें तो इनकी किताब छपी थी पोएम्स करके, ठीक है, 1844 में। दिस कलेक्शन विच इंक्लूडेड वर्क्स सच एज द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। अब इस किताब में कई फेमस पोएम्स थी इनकी, इसमें से कुछ आपने पढ़ी भी हो सकती हैं, जैसे द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन थी। गेन्ड हर वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन एंड एडमिरेशन, भाई बहुत बड़े एरिया में पहचान मिली, एडमायर किया लोगों ने इस कविता को, इवन फ्रॉम कंटेम्प्रेरीज लाइक, यहाँ तक कि जो उनके समकालीन बहुत बड़े बड़े कवि थे उन्होंने बहुत तारीफ की थी इस कविता की, जैसे एडगर एलन पो, एमिली डिकिंसन,
इसके अलावा इनकी एक किताब आई थी सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किताब, 1850 में। गुड इवनिंग लता। ये एक सीक्वेंस था 44 सोनेट्स का, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कितनी सोनेट्स थी इसमें, तो 44 सोनेट्स थी इस किताब में। दीज पोएम्स आर अमंग हर मोस्ट फेमस, इनकी कविताओं में सबसे फेमस है 44 सोनेट्स एंड बिलवर्ड वर्क्स, और इनकी बिलवर्ड रचनाओं में से एक है क्रॉनिकलिंग हर कोर्टशिप एंड लव फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसमें उन्होंने अपनी कोर्टशिप और अपनी प्यार के बारे में लिखा है जो वो रॉबर्ट ब्राउनिंग से करती थी। तो वैसे तो कवि और मतलब कवि तो नहीं कह सकते, लेकिन राइटर्स एंड ऑथर्स बहुत बदनाम रहे हैं प्यार में, बहुत बड़े दिल फेंक रहे हैं बहुत सारे राइटर्स। और यूजुअली ये देखने को मिलता है कि जितना बड़ा इंटेलेक्चुअल और तो वो उतना ज़्यादा नॉट अ वुमन टाइप, नॉट वन वुमन टाइप आदमी, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो रिश्ता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का और एलिजाबेथ ब्राउनिंग का, वो बहुत प्यारा है, इनका प्यार बहुत अच्छा है, इनकी कोर्टशिप बहुत प्यारी है, तो उसके बारे में वो कविताएं हैं। द टाइटल सजेस्ट ट्रांसलेशंस फ्रॉम पोर्तुगीज टू डिस्गाइज योर पर्सनल नेचर। टाइटल सजेस्ट करता है कि ये ट्रांसलेशन है पोर्तुगीज से, और ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि जो पर्सनल नेचर था, क्योंकि अपने पति के लिए लिख रही थी, अपने ही रिश्ते के बारे में लिख रही थी, ताकि उसको वो छिपा सके थोड़ा सा। इसके अलावा इनकी एक नावल आई थी ऑरोरा ले करके, ठीक है, 1856 में। ये नावल इन वर्स है, अगर मैं एग्ज़ाम बनाऊंगा तो मैं पूछूंगा, ठीक है। नावल इन वर्स है तो नावल, लेकिन वर्स फॉर्म में, पोइट्री की फॉर्म में लिखी हुई नावल है। हैप्पी जन्माष्टमी लता। दिस वर्क एड्रेसेस इश्यूज सच एज वुमेन्स इंडिपेंडेंस। इस रचना में वो एड्रेस करती हैं कई मुद्दे, जैसे कि औरतों की आज़ादी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, सोशल रिफॉर्म। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ हर मोस्ट एम्बिशियस एंड सक्सेसफुल वर्क्स। भाई ऑरोरा ले को इनके सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे सफल रचनाओं में से एक माना जाता है। अब इनके पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। शादी की बात अगर करें, एलिजाबेथ्स कॉरेस्पॉन्डेंस विद रॉबर्ट ब्राउनिंग बिगेन इन 1845। इनका जो रिश्ता था रॉबर्ट ब्राउनिंग से वो 1845 से शुरू होता है। एंड दे मैरिड सीक्रेटली इन 1846। अगले साल ये सीक्रेटली शादी कर लेते हैं ड्यू टू हर फादर्स अपोजिशन। पापा जो है वो शादी के खिलाफ हैं इनके। फॉलोइंग देयर मैरिज, शादी के बाद दे मूव टू इटली, दोनों इटली चले जाते हैं। वेयर हर हेल्थ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, जहाँ पर जाकर इनकी हेल्थ थोड़ी सी बेहतर होती है। ये इनका फोटो है, एक्चुअल फोटो है इनका। फैमिली की बात करें, द कपल हैड वन सन। इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था रॉबर्ट वाइडमैन बैरेट ब्राउनिंग, नोन एज पेन, और इसका इन्होंने एक पेट नेम रखा था पेन। लाइफ इन इटली, द ब्राउनिंग्स लिव्ड इन फ्लोरेंस। जो ब्राउनिंग थे दोनों वो फ्लोरेंस में रहते थे इटली में। वेयर एलिजाबेथ थ्राइव्ड बोथ पर्सनली एंड क्रिएटिवली। वहाँ पर बड़ी तरक्की करी एलिजाबेथ ने, पर्सनली भी ठीक और क्रिएटिवली भी। देयर होम कासा ग्यूडी, इनका घर था कासा ग्यूडी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिकम अ सेंटर फॉर लिटरेरी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। वो केंद्र बन गया था सारे लिटरेरी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। राइटर्स आ रहे हैं, पोएट्स आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, कोई अपनी पोएम सुना रहा है, कोई अपना प्ले सुना रहा है आकर, ठीक है, कोई अपने ऐसे पढ़ रहा है, ठीक। तो एक सेंटर बनाया था उन्होंने अपने घर को। सोशल और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देखते हैं इनकी ज़िंदगी का। अबॉलिशनिज्म, ध्यान से सुनिएगा बहुत। एलिजाबेथ वॉज एन आउटस्पोकन एडवोकेट अगेंस्ट स्लेवरी। एक बिल्कुल आउटस्पोकन, मुंह फट समर्थक थी और गुलामी के खिलाफ थी कि भैया गुलामी बंद होगी। एविडेंट इन वर्क्स लाइक द रनअवे स्लेव एट पिलग्रिम्स पॉइंट, और ये एविडेंट है इनकी कई रचनाओं में, जैसे द रनअवे स्लेव इन्होंने लिखा था एट पिलग्रिम्स पॉइंट, ये पूरे एक रचना का नाम है। वुमेन्स राइट्स को लेकर बहुत आउटस्पोकन थी। शी चैंपियन वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन, महिलाओं के अधिकार मांगे, उनकी शिक्षा मांगी। एंड हर वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्टेड हर प्रोग्रेसिव व्यूज ऑन सोशल इश्यूज, और इनकी रचनाओं में आप वो देख सकते हैं वो प्रोग्रेसिव विचार एलिजाबेथ के सामाजिक मुद्दों पर। गुड इवनिंग सीता। लेगेसी की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं इनकी। इन्फ्लुएंस, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स पोएट्री इन्फ्लुएंस्ड अ वाइड रेंज ऑफ राइटर्स। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के काव्य ने बहुत बड़े स्तर पर राइटर्स और थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया है। हर वर्क रिमेन सेलिब्रेटेड फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ। इनकी रचनाओं को अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उसमें एक इमोशनल डेप्थ देखने को मिलती है, इंटेलेक्चुअल रिगॉर है उसमें, और सोशल कॉन्शियसनेस है।
ऑनर्स की अगर बात करें, दो शी फेस सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस थ्रू आउट हर लाइफ, पूरी जिंदगी बीमार रही हैं बेचारी। हर लिटरेरी अचीवमेंट्स अर्न हर अ लास्टिंग प्लेस, लेकिन इनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स से इनको एक कभी ना खत्म होने वाली जगह दी है इन द पैंथियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पैंथियन मंदिर में। शी वॉज कमोमरेटेड विद द प्लेक इन पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर। दफनाई नहीं गई है ये पोइट्स कॉर्नर में, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनका एक प्लेक, इनका एक फट्टा लगा हुआ है, ठीक है, एक मेमोरियल बनाया हुआ है वेस्टमिनिस्टर एबी में, ठीक है, उसी पोइट्स कॉर्नर में। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स लाइफ एंड वर्क कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स एंड राइटर्स। एलिजाबेथ ब्राउनिंग का जीवन, उनकी रचनाएं इंस्पायर करती रही हैं रीडर्स को एंड राइटर्स को। एम्बॉडिंग द एंड्योरिंग पावर ऑफ पोइट्री, ये एग्जाम्पल हैं कि कितनी ताकत है काव्य में, ठीक है, टू एड्रेस बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल थीम्स, और काव्य के जरिए किस तरह से पर्सनल और यूनिवर्सल थीम्स को आप एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। विक्टोरियन एरा का एक और पोएट हम पढ़ रहे हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड। कमाल का ये शख्स है, ठीक है, और आप सभी इनसे इंट्रोड्यूस्ड होंगे कैसे न कैसे। 1822 से 1888। पहली बात करते हैं अर्ली लाइफ और इनके एजुकेशन की। पैदा हुए थे मैथ्यू आर्नोल्ड 24 दिसंबर 1822 को लेलेहम नाम की जगह पर, जो कि मिडिलसेक्स नाम के प्रांत में था, इंग्लैंड में। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आर्नोल्ड वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड थॉमस आर्नोल्ड के सबसे बड़े बेटे थे एंड रिनाउंड हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, और इनके जो पापा थे वो एक जाने माने हेडमास्टर थे एक रग्बी स्कूल के। और इनकी जो मम्मी थी मैरी पेनरोज आर्नोल्ड। हिज फादर्स एम्फेसिस ऑन मोरल इंटीग्रिटी। इनके पापा बहुत जोर देते थे मोरल इंटीग्रिटी पर, कि नैतिक रूप से आपको भैया मजबूत रहना है, और इंटेलेक्चुअल रिगॉर पर कि भाई बौद्धिकता पैदा करिए, पढ़िए। इन्फ्लुएंस आर्नोल्ड्स ओन वैल्यूज एंड वर्क। इस चक्कर में आर्नोल्ड ने अपने खुद के वैल्यूज एंड खुद की रचनाओं को, ठीक है, बढ़ाया, बनाया, और वो इन्फ्लुएंस थे इन सारी चीज़ों से। एजुकेशन की बात करें तो आर्नोल्ड अटेंडेड रग्बी स्कूल। आर्नोल्ड ने भी वो रग्बी स्कूल ज्वाइन किया, और बाद में ये बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए, वेयर ही वॉन द प्रेस्टिजियस न्यूडिकेट प्राइज, जहाँ पर उनको एक बहुत ही सम्मानित न्यूडिकेट प्राइज मिला अपनी एक कविता क्रॉमवेल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब कोई स्टूडेंट कोई कविता लिखता है तो एक न्यूडिकेट प्राइज करके एक प्राइज मिलता है, जो कि बहुत मायने रखता है, बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज है। वो उनको मिला था अपनी कविता क्रॉमवेल के लिए। करियर और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, शुरुआती लाइफ देखिए। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद मैथ्यू आर्नोल्ड वर्क ब्रीफली एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया था, और किसके यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी थी ये? लॉर्ड लैंसडाउन के यहाँ, बिफोर बिकमिंग एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स इन 1851। उसके बाद 1851 में ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने, जैसे हमारे यहाँ BSc होता है। अ पोजिशन ही हेल्ड फॉर 35 ईयर्स। ये इंस्पेक्टर फॉर स्कूल्स रहे लगभग 35 सालों तक। दिस रोल गेव हिम अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। अब क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है तो इस पोजीशन की वजह से उनको गहरी समझ हुई इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की, एंड इन्फ्लुएंसेस व्यूज ऑन कल्चर एंड सोसाइटी। और इस जॉब की वजह से ये प्रभावित हुए, इनके व्यूज़ प्रभावित हुए कल्चर और सोसाइटी को लेकर। शादी की बात करते हैं। 51 में ही आर्नोल्ड मैरिड फ्रांसिस ल्यूसी वाइटमैन। इन्होंने एक महिला से शादी करी जिनका नाम था फ्रांसिस ल्यूसी वाइटमैन, विद whom he had 6 children, जिनके साथ इनके 6 बच्चे हुए। द मैरिज वॉज मार्क्ड बाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। शादी बहुत अच्छी रही, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते थे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। डिस्पाइट द ट्रेजेडीज दे फेस्ड, बावजूद इसके कि इन दोनों ने, मियाँ बीवी ने, अपनी ज़िंदगी में कई सारे ट्रेजेडीज़ को फेस किया है, जिसमें शामिल था द लॉस ऑफ 3 ऑफ देयर चिल्ड्रन, 6 में से 3 बच्चों को खो देना। मेजर वर्क्स एंड थीम्स की बात करते हैं। आर्नोल्ड्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस। मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएट्री को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि उसमें आपको क्लासिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। प्राचीन रोम, प्राचीन ग्रीस, वर्जिल, ओविड, होमर, इनका एक इन्फ्लुएंस है। मेलनकॉलिक टोन है, उदासी रहती है कविताओं में। एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, ये कई थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं अपनी कविताओं में, जैसे कि फेथ, डाउट एंड द सर्च फॉर मीनिंग, और ये मतलब खोजते हैं इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, तेज़ी से बदल रही दुनिया में। ठीक है। मेजर रचनाओं की अगर बात करें तो 1849 में इनका एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था, द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स करके। आर्नोल्ड्स फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का पहला पब्लिश कलेक्शन था,
इट इंक्लूड्स पोएम्स दैट रिफ्लेक्ट हिज अर्ली स्टाइल। इनमें वो कविताएं शामिल थी जिसमें वो रिफ्लेक्ट करते थे अपने अर्ली स्टाइल को। इस आप इसे पढ़ेंगे तो मैथ्यू आर्नोल्ड की जो शुरुआती स्टाइल है लिखने का, जो शुरुआती शैली है, वो इसको पढ़ने से समझ में आएगी। ब्लेंडिंग क्लासिकल रेफरेंसेस, उसमें क्या करते थे ये शुरुआत में कि क्लासिकल रेफरेंसेस को लेते थे और कंटेम्प्रेरी थीम्स के साथ मिक्स करके लिखते थे। इसके अलावा 1852 में इनका एक और कलेक्शन छपा जिसका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एम्पेडोक्लीज ऑन एटना एंड अदर पोएम्स, 1852। ये PYQ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी कलेक्शन था, इंक्लूड्स द टाइटल पोएम, जिसमें एक टाइटल पोएम भी थी, ठीक है, एम्पेडोक्लीज ऑन एटना, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग थी, इन विच द ग्रीक फिलोसफर एम्पेडोक्लीज, इस पोएम में एक ग्रीक फिलोसफर थे एम्पेडोक्लीज नाम के, डिसइल्यूजन्ड विद लाइफ, उनका भ्रम टूट गया था जीवन को लेकर, कंटेम्पलेट सुसाइड, और वो सुसाइड के बारे में सोच रहे थे। द पोएम एक्सप्लोर थीम्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिस्पियर, इसमें कवि एक्सप्लोर करता है कई थीम्स को जिसमें एग्जिस्टेंशियल डिस्पियर शामिल है। एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, और ह्यूमन नॉलेज की लिमिट्स को लेकर ये बात करते हैं इसमें। बहुत प्यारी ये पोएम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर से जूझे हैं या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझे हैं, तो ये पोएम एकदम सही जगह जाकर हिट करेगी आपके, और सबके साथ होता है, ठीक है। हमारे साथ भी अभी 2-3 साल पहले तक हो रहा था, 2-3 साल तक हुआ। when you question your existence, when you start questioning your existence कि भाई who are you, why are you here, ठीक है, तुम्हें भेजा क्यों गया है यहाँ, तुम्हें करना क्या है ज़िंदगी में, तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब आपकी ज़िंदगी में आता है, या एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर आता है, जब आपको ह्यूमन नॉलेज के लिमिट्स का पता चलता है कि ओके यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, लेकिन आपको जानना भी है सब कुछ, ठीक है ना। तो वो, और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भाई आपकी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप एक ही जगह टिके रहे, जैसे आम भाषा में जैसे बोलते हैं कुएं का मेंढक होना, आप अपनी पूरी ज़िंदगी कुएं का मेंढक रहे, तो आपको कभी ज़िंदगी में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, कभी भी एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर नहीं होगी। आपकी एक पर्टिकुलर ज़िंदगी है, सुबह उठना, ठीक है, नौकरी पे जाना, शाम का जाना, इधर उधर की बुराई करना, चाचा नहीं कर दिया, चाची नहीं कर दिया, नंद नहीं कर दिया, सास नहीं कर दिया, एक अपना एक पर्टिकुलर दायरा है, आपका उठ बैठ एक पर्टिकुलर समाज में ही है, सिर्फ एक ही जाति में है, एक ही धर्म के लोगों में है, तो कभी भी आपको एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर नहीं होगा। एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर आपको तब होगा जब आपका दायरा बढ़ेगा, जब आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे, आपके अलग अलग तरह के कल्चर के दोस्त होंगे, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रीजन के दोस्त हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या सिंपली आप घर में एक टेलीस्कोप ले आए और आप आसमान देखने लगे हैं, आप टेलीस्कोप से वीनस देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, ठीक है, चांद देख रहे हैं, और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो कितना बड़ा है, और आप यहाँ पर हैं, आप तिनका हैं, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, फिर वो एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर में बदलता है। तो एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर भी एक्चुअली हर आदमी को नहीं होता, वो इन्हीं तरह के लोगों को होता है जो बौद्धिकता की तरफ भागते हैं, ठीक है, विजडम की तरफ भागते हैं, तो वो होता तभी है। ये पोएम जो है एम्पेडोक्लीज ऑन एटना, इस पर्टिकुलर थीम की मुझे लगता है बेस्ट पोएम है, ठीक है ना। चलिए, और होता है जैसे हमें हुआ था अभी 2 साल पहले 2022 में, जब हम कंबोडिया गए थे। जब हम कंबोडिया गए तो कंबोडिया में आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू और बौद्ध मंदिर है, अंगकोर वाट बोलते हैं जिसे। अंगकोर वाट हम सिर्फ मंदिर देखते हैं, लेकिन अंगकोर वाट पूरा एक पार्क है जिसे अंगकोर वाट आर्कियोलॉजिकल पार्क बोलते हैं। तो चोला डायनेस्टी के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर है, शादियाँ हुई वहाँ पर राजकुमारियों की, राजकुमारों की, तो वो मंदिर वहाँ पर बना। तो वो जो अंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क है वो उस ज़माने में यूनिवर्सिटी हुआ करता था, एंड इट वाज ह्यूज आर्कियोलॉजिकल पार्क, मतलब वो मंदिर इतना बड़ा है, तो वो मंदिर एक मंदिर है, वहाँ पर ऐसे न चले कितने मंदिर हैं उस पूरे आर्कियोलॉजिकल पार्क में, मतलब 3 दिन लगे थे हमें पूरा आर्कियोलॉजिकल पार्क घूमने में। तो हम पहले दिन गए तो हमारे पास एक बुक थी, तो हम जिस भी मंदिर जाते थे उस बुक में पढ़ते थे कि ये मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। और वहाँ तो खैर हम बहुत ही ज्ञानी लग रहे थे सबको, ठीक है, वहाँ
एक मैं ही इंडियन था और बाकी के लोग थे। अब वहाँ पर श्री गणेश की मूर्ति बनी है, लॉर्ड राम की मूर्ति है, नक्काशी है मंदिरों पर उसकी, ठीक है। और वो कुछ कहानियाँ जो हम विष्णु बने थे जैसे किसी मंदिर पर, बहुत छोटे छोटे से बने हुए थे लेकिन वो दिख रहे थे हमें। तो आई वॉज स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग सम स्टोरीज कुछ फॉरेनर्स को एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कौन से गॉड्स हैं, तो उन्हें लग रहा है कि मुझे नॉलेज है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। अब वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ही जब मैं सेकेंड डे टूर को मैंने कंटिन्यू किया, मैं सेकेंड डे गया और मैं एक जगह पहुँचा, एंट्रेंस थी एक हॉल की, और एक बहुत बड़ा सांप बना हुआ था पत्थर का। उसके फन वन अभी टूटे हुए हैं लेकिन वो नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर है सांप का बहुत बड़े। और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, मेरे पास जो बुक थी उसमें भी लिखा हुआ था कि ये भाई जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये प्रोफेसर हॉल हुआ करता था उस ज़माने में, और उस आर्कियोलॉजिकल पार्क में वो किसी ज़माने में बौद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और उस यूनिवर्सिटी में 1000 से ज़्यादा सिर्फ प्रोफेसर्स थे, तो स्टूडेंट कितने होंगे। और अच्छा बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल पार्क है, खाली होता है बिल्कुल, मतलब कोई आदमी नहीं दिखता इतने बड़े में, इक्का दुक्का आदमी नज़र आ रहा है। तो आप बहुत एकांतवास महसूस करते हैं उस पार्क में जाकर, उस जगह पर जाकर। अब वहाँ जाकर हमें एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ था, बहुत खतरनाक वाला। हमें ऐसा लगा तो माय गॉड मैं ये क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो वहाँ पर फिर हमने एक पोएम भी लिखी थी, ठीक है, अब मिलेगी तो सुनाएंगे जाने से पहले। तो होता है वो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कवियों को, राइटर्स को, ठीक है, साहित्य पढ़ने वालों को, ठीक है, आपको भी होगा अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो। लेकिन ये तभी होता है जब आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सोचना शुरू करते हैं या आपके एक्सपीरियंस ब्रॉड होते हैं, एक जगह रहने से नहीं होगा वो। इसके अलावा 1853 में एक और इनका वो आया था पोएम्स करके कलेक्शन। दिस एडिशन इंक्लूड्स सम ऑफ आर्नोल्ड्स मोस्ट फेमस वर्क्स। ये जो 1853 में पोएम्स न्यू एडिशन करके किताब आई थी इनकी, इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे फेमस रचनाएं शामिल थी कुछ, जिसमें सोहराब एंड रुस्तम शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है, ठीक है। अ ड्रामेटिक नरेटिव पोएम, ये एक ड्रामेटिक नरेटिव पोएम थी बेस्ड ऑन अ पर्शियन एपिक, ये एक पर्शियन महाकाव्य पर बेस्ड थी। टेलिंग द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ फादर एंड अ सन, इसमें एक ट्रेजिक कहानी है बाप की और बेटी की, वो अनलोइंगली फेस ईच अदर्स इन बैटल, जो जानते नहीं कि ये मेरा बाप है ये मेरा बेटा है, और एक दूसरे से इनका सामना होता है बैटल में और मारे जाते हैं। इसके अलावा इनकी एक रचना है इसी में, द स्कॉलर जिप्सी, इंस्पायर्ड बाय एन ओल्ड ऑक्सफोर्ड लेजेंड, ये एक पुरानी ऑक्सफोर्ड किस्से पर आधारित कविता है। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है आर्नोल्ड के प्री ऑक्यूपेशन को विद द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल पर्पस इन द मॉडर्न एज। तो ये हमेशा खोए खोए रहते थे आर्नोल्ड, तो उसी प्री ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आध्यात्मिक रूप से जो उद्देश्य है किसी आत्मा का, कि हर आत्मा को परमात्मा में मिलना है या कुछ भी जिस भी थ्योरी पर आप बिलीव करते हैं, तो मैंने शायद वो खो दिया है इस मॉडर्न एज में, तो उस पर बात करते हैं स्कॉलर जिप्सी में। इसके अलावा 1867 में न्यू पोएम्स करके कलेक्शन आया था, इसमें भी आर्नोल्ड की कुछ फेमस कविताएं शामिल थी जिसमें डोवर बीच थी। तो ये मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगा किसी एग्जाम में कि डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड की किस कलेक्शन से ली गई है, तो न्यू पोएम्स से, ठीक है, 1867 में जो पब्लिश हुआ था। अ लिरिकल रिफ्लेक्शन ऑन द इरोजन ऑफ फेथ, ये एक लिरिकल रिफ्लेक्शन था कि किस तरह से फेथ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और सर्टेनिटी ख़त्म हो रही है आधुनिक दुनिया में। एंडिंग विद अ कॉल फॉर पर्सनल फिडेलिटी, ख़त्म होती है पोएम की अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि देखो दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप मेरे प्रति वफादार रहना, मैं आपके प्रति वफादार रहूँगा, ठीक है, इन द फेस ऑफ एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये अस्तित्व की जो अनिश्चितता है दुनिया में ये तो चलती रहेगी, ठीक है ना। लेटर पोइट्री की अगर बात करें, आर्नोल्ड कंटिन्यू टू राइट पोइट्री थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जिंदगी कविताएं लिखी इस आदमी ने। दो हिज लेटर वर्क्स आर लेस वेल नोन, लेकिन बाद की रचनाएं बहुत कम वेल नोन है, फेमस नहीं हुई। हिज पोइट्री ऑफन ग्रैपल्ड विद द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग फेथ। इनकी रचनाओं में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि
किस तरह से फेथ को मेंटेन रखा जाए, किस तरह से ईसाइयत को मेंटेन रखा जाए, ठीक है, और वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है रिलीजन उस दौर में, उसके इर्द गिर्द ये लिखा करते थे, ठीक है, इन एन इंक्रीजिंगली सेक्युलर वर्ल्ड, क्योंकि सेक्युलर वर्ल्ड बढ़ रहा था, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था रिलीजन से। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और कल्चरल कमेंट्री, अब इस आदमी ने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी हैं, इस आदमी ने क्रिटिसिज्म भी किया है, ठीक है, और सांस्कृतिक और सामाजिक कमेंट्री भी की है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू हिज पोएट्री, अपने काव्य के अलावा आर्नोल्ड मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, आर्नोल्ड का एक बहुत बड़ा योगदान है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर भी और कल्चरल कमेंट्री पर भी। जैसे 1865 और 1888 में एसेज इन क्रिटिसिज्म करके इनके कलेक्शन ऑफ एसेज छपे थे। ये कलेक्शन ऑफ एसेज थे जो 2 बार आए, 65 में और 88 में। एस्टेब्लिश्ड आर्नोल्ड एज अ लीडिंग लिटरेरी क्रिटिक, इन दोनों कलेक्शंस ने मैथ्यू आर्नोल्ड को एक लीडिंग लिटरेरी क्रिटिक बनाया था। ये एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ, इन्होंने इन एसेज में बात की थी कि कितना महत्वपूर्ण है क्या डिसइंटरेस्टेडनेस क्रिटिसिज्म में, एंड द रोल ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर का क्या रोल है इन शेपिंग मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के को शेप देने में, आकार देने में। इसके अलावा कल्चर और अनार्की करके एक सीरीज ऑफ एस्से आया था 1869 में, कल्चर एंड अनार्की, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या बात इसमें हो रही होगी। अ सीरीज ऑफ एस्सेज, ये एस्सेज की एक सीरीज़ है इन विच आर्नोल्ड आर्ग्यूज फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड कल्चर के महत्व को बता रहे हैं कि कल्चर कितना महत्व रखता है इन अचीविंग सोशल हार्मनी, अगर आपको सामाजिक हार्मनी अचीव करनी है या इंडिविजुअल फुलफिलमेंट अचीव करना है। ही फेमसली डिफाइन कल्चर एज, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, इन्होंने फेमसली डिफाइन किया था कल्चर को कि कल्चर क्या है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते थे द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, हर वो चीज़ कल्चर है जो सबसे बेहतर तरीके से सिखाई जा सके और सबसे बेहतर तरीके से कही जा सके। इसके अलावा 1873 में लिटरेचर एंड डॉगमा, डॉगमा कट्टरपंथ को बोलते हैं, लिटरेचर एंड डॉगमा लिखा था इन्होंने। इस रचना में आर्नोल्ड एक्सप्लोर्स रिलीजियस एंड मोरल इश्यूज, आर्नोल्ड ने एक्सप्लोर किए थे धार्मिक और नैतिक मुद्दे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न स्केप्टिसिज्म, वो जो आधुनिक स्केप्टिसिज्म है, वो जो आधुनिक संदेह है ना, सबको संदेह था। मैथ्यू आर्नोल्ड के एरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को संदेह था कि ईश्वर है या नहीं है। एडवोकेटिंग फॉर अ मोर रैशनल एंड एथिकल अप्रोच टू फेथ, यहाँ पर वो धर्म की एक बहुत ही एथिकल और रैशनल सी डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे थे। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इम्पैक्ट ऑन पोएट्री, पोएट्री पर इम्पैक्ट क्या हुआ वो सुनिएगा। आर्नोल्ड की जो पोएट्री थी विद इट्स इंट्रोस्पेक्टिव टोन, एक तो वो इंट्रोस्पेक्टिव टोन में लिखते थे, अपने आप को जांचते थे, इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद की जांच, क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस होता था उसमें। पेव द वे फॉर लेटर पोएट्स, इसने एक रास्ता बनाया आने वाले कवियों के लिए, हु ग्रैपल्ड विद सिमिलर थीम्स, आने वाले कवियों ने इसी थीम को जकड़ा, डाउट और डिसइल्यूजनमेंट के। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो आर्नोल्ड को माना जाता है फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, जो फाउंडर्स हैं मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, उनमें से एक हैं ये। हिज एम्फेसिस ऑन हाई स्टैंडर्ड्स एंड द क्रिटिक्स रोल इन सोसाइटी, ये जोर देते थे कि हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए लिटरेचर के, और किसी क्रिटिक का क्या रोल है सोसाइटी में, हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द फील्ड। इस क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है क्रिटिसिज्म पर। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें अगर तो आर्नोल्ड का जो रिफ्लेक्शन था कल्चर और सोसाइटी का अपनी रचनाओं में, खासतौर से जिस तरह से उन्होंने अपनी एक रचना कल्चर एंड एनार्की में लिखा है, कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट इन डिस्कशंस, वो अभी भी प्रासंगिक है जब भी हम डिस्कशन करते हैं कल्चर के रोल को लेकर मॉडर्न लाइफ में। डेथ की बात करें तो 15 अप्रैल 1888 को ये मरे थे लिवरपूल नाम की जगह इंग्लैंड में सडन हार्ट अटैक से। ही वॉज डीपली माउंड बाय द लिटरेरी कम्युनिटी, जब मरे तो बहुत ज़्यादा लिटरेरी कम्युनिटी ने विलाप किया था, एंड इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन विक्टोरियन लिटरेचर, और ये विक्टोरियन लिटरेचर की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक है। मैथ्यू आर्नोल्ड वर्क्स, मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाएं चाहे वो एक कवि के रूप में हो, एक क्रिटिक के रूप में हो, रिमेन सिग्निफिकेंट, वो अभी भी सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि उसमें एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, कल्चरल इंसाइट है, पोएटिक ब्यूटी है। इनका जो एक्सप्लोरेशन है अपनी कविताओं में कि वो फेथ को एक्सप्लोर करते थे, डाउट को, ह्यूमन कंडीशन को,
कंटिन्यू टू रेजोनेट विद रीडर्स टुडे, हम आज भी उसे रेजोनेट करते हैं। मतलब पर्सनली मुझे इनकी कविताएं बहुत पसंद हैं, क्योंकि जो ये महसूस करते हैं उन कविताओं में, वो मैंने अपनी ज़िंदगी किसी न किसी दौर में महसूस किया है। ठीक है, तो पर्सनली तो भाई मुझे बहुत पसंद है मैथ्यू आर्नोल्ड, उनकी कविताएं। ठीक है, ये उनका एक्चुअल फ़ोटो है मैथ्यू आर्नोल्ड का। चलिए, तो जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है विक्टोरियन पोएट्री, वो कंप्लीट होता है और यूनिट सेकंड हमारी ख़त्म होने वाली है। डे 26 चल रहा है इस बैच का, और मुझे ऐसा लगता है 27, 28 दो अगले लेक्चर्स में मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी और अमेरिकन पोइट्री ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर्स में। तो यानी कि यूनिट सेकंड इस वीक तो ख़त्म होनी है, और इसी वीक हम आपका यूनिट सेकंड का टेस्ट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक से पॉसिबल है कि हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर दें अपने सिलेबस की। ठीक है, अब यूनिट 2 ख़त्म होने वाली है, तो आप एक तो इसको तैयार कर लें ताकि आप टेस्ट दे सकें, हमारा टेस्ट के लिए तैयार रहें। और एक शिकायत आप लोगों से ये है कि एक तो आप ना लाइव नहीं आते हैं भैया बिल्कुल भी, और आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे अपने स्टूडेंट्स के, अपने बाकी साथी स्टूडेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बैच चल रहा है, ठीक है, और आई होप कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जुड़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट हमारी मिली हमें, और उसे पता ही नहीं है कि हमारे बैच चैनल पर UGC नेट का बैच चल रहा है फ्री, है ना। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस बैच को शेयर करते रहें और लोगों के साथ लोगों को बताते रहें कि बैच चल रहा है UGC नेट का फ्री ऑरेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, विक्टोरियन पोएट्री ख़त्म हुआ। लेक्चर नंबर 7 जो है इसकी PDF आपको दे दी जाएगी। थैंक यू लता। शेयर करिए जिस भी ग्रुप में आप हैं, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप पर आप हैं, एक मैसेज लिख दीजिए कि ये फ्री क्लास चल रही है, फ्री बैच चल रही है, आप इसे ज्वाइन करें, ज़रूर देखें। तो वो बस थोड़ा सा एक सपोर्ट आपका चाहिए, आप लोगों का, वो बहुत होगा हम लोगों के लिए। वेलकम सीता, वेलकम लता।